आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत से हम क्या सीखे 10th क्लास हिंदी की पार्ट 1 को देख चुके थे। इस वीडियो में उसका पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें उससे आगे इसको पढ़ाया जाएगा। तो आज की सेशन को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुरानी है। बताया गया है कि संस्कृत भाषा की जो सबसे बड़ी विशेषता है और वह विशेषता प्राचीन है, वो है इसकी ग्रीक भाषा से भी संस्कृत भाषा है, जो कि पुराना है कईयों साल कि जिस रूप में आज हम तक पहुंची है, उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है और निस्संदेह यह भी अनुभव किया जा रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है। किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक भाषा का निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था और कभी किसी लैटिन भाषा के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गौथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक हेतुवादक उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वदा विपरीत है। किंतु जो ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा, और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है। उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस प्रकार की किसी अन्य भाषाओं में सर्वथा भुला दी गई थी। यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निस एक ही साथ मिल जाता है, तो हम निर्भ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अभिव्यक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि संस्कृत का अग्नि को लैटिन में क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे इग्निस हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं। साथ ही लिथुआनिस, उगिंस और स्कोटिक भाषा में इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटानिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थी, भले ही वहाँ कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द ही क्यों न गढ़ लिए गए हों। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं, और यह पता माना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वदा लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं। यहाँ पे आर्यों के बारे में बताया गया है कि वे लोग थे जो चूहों के बारे में जानते थे या नहीं। यहाँ पे इस शब्द को प्रकट किया गया है। तो हमें आर्य भाषाओं में के शब्द को देखने होंगे। इस बात को जानने के लिए हमको आर्य भाषा के जो शब्दकोश है उसको देखना पड़ेंगे। वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूसा, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं।
यहाँ पे चूहे को क्या क्या कहा जाता है, तो संस्कृत में इसे मूसा, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में इसे मूस कहते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथि कर्म के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला न हो जाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र की भांति आर्य के विभाजन से पूर्व की सभ्यता व सांस्कृतिक अवस्था का कुछ केमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही कि भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन भाषाओं के एक समान मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितने पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुई थी, और यह भी कि उस सुदूर अतीत में भी हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस कर चिकनी और अस्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई असीम ग्रीक स्मिन जैसी योगिक क्रियाएं मिलती है। यहाँ पे प्रत्यय है जो कि व्याकरण का पाठ है, आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय भी पढ़ाया जाएगा। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में असीम जैसी शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल जा पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता या उत्पन्न होता हूँ या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाए, किंतु असीम मैं हूँ, असीम का मतलब मैं हूँ होगा यहाँ पे। यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, और यह एक ऐसी इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों के क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञात और पठनीय है। यह यहाँ पे जो भी बात आया है यह मैक्स मुलर जी बता रहे हैं। भारत से हम क्या सीखे, जो कि मैक्स मुलर जी के द्वारा लिखा गया है। एक भाषा बोलना एक माँ के यानी कि दूध पीने से भी बढ़कर एकाग्रता का परिचय, और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते, और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी न पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी न सिखा पाती। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि हमें साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है, और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। जो संस्कृत भाषा है वो यूनान और रोम के लगभग यहाँ पे लगभग में बताया गया है, जो कि 3000 से भी अधिक पुराने 3000 वर्ष से भी अधिक पुरानी भाषा है, 3000 लंबे काल तक फैला हुआ है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। यह मैक्स मुलर जी बोल रहे हैं कि मुझे उस एक दिन का भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी
काम में मन नहीं लग रहा था। तभी एक शांत कक्षा में हमारे एक मास्टर, जिसका नाम था डॉक्टर कली, ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्या जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। जब मैक्स मुलर जी ये अपने कक्षा में थे तो कक्षा के एक मास्टर डॉक्टर कली ने उन्हें बताया कि जो भारत में ऐसी भी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन ही क्या जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं। जब मास्टर साहब डॉक्टर कली ने बताया कि भारत में ऐसी ही भाषा भी बोली जाती थी जो लैटिन और ग्रीक के बराबर थी, तो मैक्स मुलर जी और उनके साथियों ने सोचा कि यार लगते हैं मास्टर साहब जो है हल्के मूड में हैं, यानी कि हल्के पी कर आए हैं शराब वराब। इसी के बारे में उसके आगे देखते हैं। किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द सर्वनाम और समान धातु रूप श्यामपट पर लिख दिखाए। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित है जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। जब पहले मास्टर जी ने बताया तो मैक्स मुलर जी उनको साथियों को लगा कि लगते हैं मास्टर साहब आज हल्के मूड में हैं, और जब उसने बताया रियल में तो अब उन्होंने उसके सामने नतमस्तक हो गए। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो गई हैं। अब हम यह जानने लगे कि जैसा पहले समझा जाता था वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आपके अंग्रेजी मूल को भूल जाए और तब 2-3 हज़ार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था। इस प्रकार से यहाँ मैक्स मुलर जी बताते हैं कि मान लीजिए कि अगर अमेरिका में कोई प्राकृतिक आपदाएं हो, जैसे प्राकृतिक आपदाएं के कारण भौगोलिक उथल पुथल हो जाए, जैसे भूकंप, सुनामी, और उसके बाद अंग्रेजी का वहाँ से विलुप्त हो जाए और कुछ दिनों बाद उसे मालूम चले कि यहाँ पे अंग्रेजी भी एक ऐसी भाषा है जो उसके साहित्य में विद्यमान था, तो आश्चर्यचकित होंगे। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसे ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ फिर से साकार हो उठी है। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात भी नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते। ये भाषा विज्ञान के द्वारा हम लोगों ने जो भी अब निष्कर्ष निकाले हैं वो संस्कृत के बिना संभव नहीं है। आज हमारा इतिहास का यह अध्याय प्रयत्न मानव को अपने पूर्व को, यानी कि प्रयत्न मानव का अर्थ अपने पूर्व को हुआ है, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है।
हम सब पूर्व से आए हैं, हमारे जीवन में भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है, वह हमें पूर्व से मिला है और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह ग्राह्य विद्या विशारद न भी तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि नानाविध स्मृतियाँ से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुँचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूँ कि आप में प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट पर दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में, जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी। पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि उन दिन सांध्य के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। यहाँ से जो बात बताया गया है ये सर विलियम जोन्स के द्वारा कहा गया है। जब उसने इंग्लैंड से भारत की यात्रा आरंभ की थी तो वे बोले थे कि जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी, पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन सांध्य के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज़ के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ, यह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जमनी, एक से बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य सरकारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखे जाती रही है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। यहाँ तक कि जो बात है सर विलियम जोन्स के द्वारा बताया गया जब उन्होंने 1783 ईस्वी में भारत के लिए यात्रा शुरू की थी। भारत को सर विलियम जोन्स जैसी अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। जब अपने जहाज़ के टेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा था कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है तो उनके पीछे इंग्लैंड की सुदूर स्मृतियाँ तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार और अपनी कलाओं को वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है। और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी, आज भी वैसी ही हैं, या यूँ कहे कि आज भी वैसी ही हो सकती हैं। यदि आप लोग चाहे तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजयें प्राप्त की हैं तथा
किसी ने नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब इसके लिए विजय करने की कुछ शेष नहीं रहा। तो इसमें भारत के बारे में इतने शानदार रूप से वर्णन किया गया है जो कि मैक्समुलर जी ने अपने भाषण के दौरान यह बातें कही है। तो यहाँ पे इस भाषण का अंत होता है मैक्समुलर जी के द्वारा दिए गए भारत से हम क्या सीखे, जो कि एक भाषण है, इसका यहाँ पे अंत होता है। को आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी समझ आया होगा, और यदि इसका आप पार्ट 1 नहीं देखो तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको और बेस्ट समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, और यदि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।